प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको भारत की खोज का दूसरा चैप्टर तलाश मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, इस पाठ को हम समझने के लिए यानी कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ को दो बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। पहला बिंदु है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा, देखिए, इसमें जो हमारा प्राचीन भारत था, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस पुस्तक भारत की खोज में वर्णन किया है कि जो भारत की जो शक्ति का जो स्रोत था वो कैसे था, यानी उस समय भारत शक्तिशाली कैसे था, उसके क्या स्रोत थे। तो देखिए, इसमें बताया है कि उस समय जो भारतीय लोग थे उनकी जो मानसिकता थी वो बहुत ही सजग यानी सजग थी। वो मानसिक रूप से सजग रहते थे, यानी किसी प्रकार का कोई यानी आलस नहीं था, और उनमें तकनीकी कौशल का उनके अंदर विकास था, यानी उन्होंने विकास किया, तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया उन्होंने। तो इस तरीके से मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल के कारण जो हमारा जो प्राचीन भारत था वो यानी शक्तिशाली था और समृद्ध कला का कोई भी क्षेत्र हो, कला का कोई भी क्षेत्र हो, उस समय भी यानी देखने को मिलता है जो पुराने स्मारक हैं और दूसरी और चीज़ें हैं, जैसे कला बावड़ी जो हमारे प्राचीन राजाओं ने जो निर्माण कराए, वो आज देखने को मिलता है कि वो पूरी तरह से यानी कला समृद्ध थे। उस समय के जो कलाकार थे वो अपने आप में समृद्ध थे। जब कलाकार समृद्ध थे तो कला भी समृद्ध थी। समृद्ध भाषा, हमारा देश शुरू से ही बहुभाषी रहा है, लेकिन बहुभाषी होने के साथ साथ समृद्धशाली रहा है भाषा के क्षेत्र में। चाहे कोई सी भी भाषा हो, उन्होंने भाषा का विकास किया है, समृद्ध भाषा रही। तो इस तरीके से जो हमारे जो प्राचीन भारत की जो भाषा थी वो समृद्ध थी। और संस्कृत के क्षेत्र में भी जो हमारी जो संस्कृति है वो भी समृद्धशाली रही। यदि हम अपने इतिहास को उठा करके देखें, पढ़ें, तो उसमें समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से यानी हमारा जो प्राचीन भारत था वो शक्तिशाली और समृद्ध भाषा वाला, समृद्ध संस्कृति वाला और समृद्ध कला वाला था। तो ये हमारा प्राचीन भारत था। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत का नाश क्यों हुआ, यानी विनाश का कारण क्या था, यानी भारत फिर नीचे क्यों गिरा, इसका भी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है, बताया है। इसमें सबसे पहला कारण है तकनीकी दौड़ में पिछड़ना। पहले विनाश का कारण हम नीचे क्यों गिरे कि देखिए, अब वो भारतीयों में आलस आ गया और ये दूसरे की नकल करने वाले हो गए। दूसरे की चीज को देख करके उसी की नकल करने वाले हो गए।
यानी अपना दिमाग नहीं लगाते, केवल दूसरे की तरह जो दूसरे ने कर दिया उसी को लेकर के चलने वाले हो गए। यानी तकनीकी दौड़ में, टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए। जो टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है उसमें पिछड़ना। और एक और कारण है, अब टेक्नोलॉजी की दौड़ में यानी तकनीकी दौड़ में पिछड़ने से जो दूसरे जो यूरोपीय देश थे वो टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे, वो सोच रहे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। जो यूरोपीय देश थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। विज्ञान की चेतना की कमी, यानी ये सोचते नहीं थे, केवल आपसी लड़ाई झगड़े में, राजनीति में ऐसा फंसे रहे। विज्ञान की तरफ सोचा ही नहीं, विज्ञान की चेतना नहीं जागी। तो इस तरीके से विज्ञान की चेतना की कमी के कारण हम नीचे गिरते चले गए, दूसरे देश आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय देश विकास की ओर आगे बढ़ते चले गए और यहाँ करके उन्होंने शासन भी किया और इस तरीके से वो पश्चिमी देश से वो आगे बढ़ते चले गए। दूसरा ये भी कारण था, जो एशिया के जो देश हैं, एशिया के जो देश हैं, श्रीलंका है, चीन है और भी, ये सब यानी विकास की दौड़ में पिछड़ रहे थे। तो हम उनकी देखा देखी हम भी कुछ करने को नहीं रहे, हम भी उनकी तरह नकल करने लगे। वो नहीं कर रहे तो हम भी क्यों करें विकास। इस तरीके से एक पिछड़ने का कारण ये भी है। दूसरे, उद्यम की कमी, वही बताया मैंने, परिश्रम नहीं करना चाहते, यानी परिश्रम नहीं किया, मेहनत करने की कमी, लोगों में आलस की भावना बढ़ गई थी। तो इस तरीके से ये परिश्रम न करने के कारण यानी हम नीचे गिरते गए। और दूसरे, अनुकरण की प्रवृत्ति, हम दूसरे का अनुकरण करने लगे, यानी सामने वाला क्या कर रहा है हम भी वैसा ही करने लगे। नकल करने की आदत, हमारे अंदर नकल करने की आदत आ गई। वो क्या बना रहा है हम भी बनाने लगे, लेकिन अपना कुछ नया नहीं, हम उसकी नकल करने के आदी हो गए। इससे अनुकरण की प्रवृत्ति आ गई। और जब नकल करने की आदत आ गई तो फिर कलात्मकता में तो गिरावट आएगी। फिर अपनी कलात्मकता कहाँ से दिखाई जाएगी। तो इसलिए कलात्मकता में गिरावट आ गई। जो कलात्मकता थी, जो कला का क्षेत्र है, उसमें भी अपने आप गिरावट आ जाएगी जब हम अनुकरण करने लगेंगे। दूसरे, संकीर्ण रूढ़वादिता, भारतीयों की जो विचारधारा थी वो संकीर्ण हो गई। वो संकीर्ण क्या थी कि आपस में ही भेदभाव करने लगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, और इस तरीके से यानी एक दूसरे भेदभाव की ये जो बुरी आदत थी, जो रूढ़िवादिता थी, वो आ गई। छुआछूत ये अंदर घर कर गया था, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए और नीचे जाते गए। दूसरे, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा, हम अंधविश्वासी बन गए। जो भारतीय थे उस समय क्या थे, अंधविश्वासी बन गए और मूर्ति पूजक हो गए। अब कुछ करना धरना तो है नहीं, ये तो कोई बात हो गई तो ये ईश्वर की इच्छा हो गई, लेकिन उसका उपाय नहीं देखा और मूर्ति पूजा में लग गए। अंधविश्वास घर घर गया, इस कारण से नीचे गिरते चले गए। ये भी कारण था। दूसरा है जटिल साहित्य का सृजन, यानी जटिल साहित्य शैली
को अपनाना, यानी जो समय के जो लेखक थे, भारतीय लेखक थे, उन्होंने अपनी शैली को यानी छोड़ दिया और जो बाहरी शैली थी, ठीक है, जो विदेशी शैली थी, जो जटिल थी, जो समझ नहीं सकते थे, उस शैली को उन्होंने अपने साहित्य में अपनाया, उस साहित्य में प्रयोग किया, जिससे कि समझ में नहीं आए। तो इस तरीके से जटिल शैली का प्रयोग करने से साहित्य समझ से परे हो गया। और एक और कारण था हमारे विनाश का, वो हम अपनी जो प्राचीन जो संस्कृति है, विचारधारा है, वो हम सब भूल बैठे और जो विदेशी संस्कृति और विचारधारा को अपनाने लगे, जिस कारण से हम नीचे होते गए। लेकिन फिर भी समय समय पर अनेक विद्वान हुए, उन्होंने हमें उठाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, फिर भी हम उधर आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमारा देश यानी विनाश की कगार पर नीचे आ गए और हम नीचे गिरते चले गए। तो इस तरीके से ये इसका पहला भारतीय शक्ति और सीमा है। अब इसका जो दूसरा भाग है, भारत की तलाश। नेहरू जी ने भारत की तलाश की, जो असली भारत है कहाँ। इसके लिए उन्होंने पुस्तकों को पढ़ा, अनेकों पुस्तकों को पढ़ा, भारतीय संस्कृति को विषय में जाना और जो कई स्मारक हैं, बड़े बड़े स्मारक हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनका जाकर के दर्शन किया, देखा उनको जाकर के पूरे भारत के अंदर। वहाँ की कला के विषय में जाना, मंदिर मस्जिदों में, इमारतों में जाकर के, किलों में जाकर के वहाँ की कला के विषय में जाना, लोगों से मिले, विद्वानों से, जो दूसरे विद्वान थे उनसे मिले, इतिहासकारों से मिले, बातें की उनसे। अब दूसरा है भारत की वर्तमान स्थिति। भारत की वर्तमान स्थिति के विषय में भी उन्होंने बताया है। वो क्या है, उस समय जो भारतीय थे बहुत ही गरीब थे। एक जो वर्ग यानी एक भाग तो बहुत ही गरीब था, दूसरा आधुनिकता लिए था। आधुनिकता में क्या है कि वो पैसे वाले थे, धनी, जो जमींदार वर्ग कह सकते हैं हम उसे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उस समय भारत की जो स्थिति थी वो दोनों का मिश्रण थी। अब दूसरा कौन सा था, प्रभावित वर्ग। भारत में सबसे अधिक जो प्रभावित वर्ग था वो था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या था, वो अपने आप को बंदी समझते थे, मध्यम वर्ग, और बंदी समझते थे और वो सीमाओं में जकड़ा हुआ था। सीमा क्या थी, यानी कि वो सीमा ये थी कि गरीबी, और दूसरे सीमा ये थी कि वो जो विदेशी शासक थे यहाँ, उनसे तो मिले हुए थे लेकिन उनका विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन विद्रोह कर नहीं पा रहे थे। वे तरक्की तो करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। उनकी मजबूरी थी, वो क्या थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजियत के। दूसरे, अभी मैंने बताया, विद्रोह की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। वे अंग्रेजों को यहां से हटाना चाहते थे, लेकिन कमजोर मनोबल के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। जो उनका जो मनोबल था वो कमजोर था, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। ग्रामीण जनता
विद्रोह कर रही थी और जो दूसरे अपेक्षित लोग थे वो भी अंग्रेज़ों का विद्रोह कर रहे थे। उनके अंदर जो दृढ़ता, जो अंतःशक्ति थी वो थी, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वो चाहते थे, जो ग्रामीण लोग थे वो चाहते थे 200 वर्षों की जो गुलामी और अत्याचार है उससे कैसे किसी तरह से मुक्ति मिले। तो भारतीय प्राचीन संस्कृति व परंपरा का वो अनुकरण करते थे और ये भावना जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके अंदर थी और वो भारतीय स्वतंत्रता में आगे आए, आगे बढ़े। इस तरीके से ये सब बातें नेहरू जी ने अपनी भारत की खोज में लिखी हैं दूसरे अध्याय में। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।